हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन तमाम मामलों के विशेषज्ञ श्रीकांत चौहान सर, और जब भी वो आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। श्रीकांत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद एवरीवन, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस मंच। यूएस ईरान वॉर को लेकर के सर, ये हर रात 2-2, 3-3 बजे जब भी नींद खुलती है आदमी एक बार ट्वीट जरूर देखता है क्या चल रहा है, कहीं कोई नया ट्वीट तो नहीं आया, इस समय क्रूड क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे चल रहे हैं, ये चिंताएं कब दूर होंगी। और ये हर एक हफ्ते टाइम बाय करने की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष जो है वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, और ये टेंशन अभी बनी रहेगी क्या? बिल्कुल सर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सभी के लिए कि ये अनिश्चितता है या ये अस्थिरता कब कम होगी या कब खत्म होगी। लेकिन जैसे आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों पक्ष जो है वो थोड़ा सा वक्त खरीदने के मूड में है और दोनों को अभी वॉर नहीं करना है, दोनों को अपनी अपनी कंडीशंस रखनी है और उसी में से कोई हल निकालना है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी हमें कोई वॉर देखने मिलेगा, लेकिन ज़रूर कुछ नोकझोंक चलती रहेगी और इवेंचुअली हमें लगता है कि इसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जितना वक्त इसमें निकलेगा और जितने दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगा उसका इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज पे आते जाएगा। और एशियन कंट्रीज में जापान है या चाइना है या बाकी कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया है, तो इनका भी प्रेशर धीरे धीरे यूएस और ईरान पे बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसमें से कोई ना कोई हल पक्का निकलेगा। अभी अगर आप देखें तो यूएस की अगर बात करें तो उनका कहना है कि शायद इसको वक्त लगता है, सितंबर तक का भी वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा है कि वहां तक का भी टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतनी लंबी इस पर्टिकुलर जो अनिश्चितता है वो इतनी लंबी खींचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। हमें लगता है कि आने वाले शायद कुछ 2 या 3 हफ्तों में हमें इसका पर्टिकुलर आउटकम देखने मिल सकता है। खैर उम्मीद तो सर हम लोग मतलब 3-4 महीने से ही कर रहे हैं, और जो भाषा होती है वो ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल फैसला होने जा रहा है, और उसके मतलब 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, कई बार मतलब जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो जाता है, तो वो एक बड़ी टेंशन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, टैको ट्रेड करके जो बोलते हैं, हाँ वो बड़ी, अब तो पूरी सभ्यता ही समाप्त कर देंगे, लगेगा कि मतलब क्या हो जाएगा, फिर पता लगता है नहीं भाई साहब ट्रेड डील हो गई, तो मतलब कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम मतलब 60 दिन के लिए सीज फायर करने जा रहे हैं, फिर सीज फायर की बात होगी और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के ऊपर बम गिराएंगे, तो वो थोड़ी सी मामला अभी भी असमंजस की स्थिति का है। इन सब के बीच में क्रूड को कैसे देख रहे हैं सर आप? क्योंकि हमारे लिए बड़ी चिंता जो इस पूरे युद्ध की है वो है क्रूड को लेकर के। क्रूड अभी आपको लग रहा है कि ये $100 के ऊपर जाएगा या 90 के नीचे आएगा? अभी कैसे देख रहे हैं आप क्रूड की चाल को? तो देखिए, अभी लगता है कि जब ये वॉर रिलेटेड न्यूज़ फ्लो चल रहे थे और फुल फ्लेज में वॉर चल रहा था, तब क्रूड के दामों ने 120 तक के लेवल्स छुए थे। अगर आप रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात करें और उस वक्त अगर क्रूड के दाम देखेंगे तो वो तकरीबन 140-145 के करीब गए थे। तो इतने बड़े वॉर के बावजूद, जहाँ पे पकड़ लीजिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खतरा था वो न्यूक्लियर वॉर का भी था, शायद कुछ न्यूक्लियर के वेपन्स निकल के ना आए, ये सब भी डर था इस मार्केट में, उसके बावजूद क्रूड $120 के करीब था। तो अभी लगता है कि मार्केट ने इसे पचा लिया है, यानी $120 तक का भी मुझे लगता है कि अगर इजाफा होता है तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली देखने मिलेगा, लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस लो को यानी 22,000 को तोड़ते हुए हमें लगता है नहीं दिखेगा। और 120 भी मुझे लगता है कि एक एक्सट्रीम पैनिक में आया था। तो जो सबसे पहले इवेंट होता है, यानी कि जो सबसे पहले न्यूज आती है, उसमें जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा एब्सर्ड होता है, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो 120 के दाम आ चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट केस सिनारियो में हमें लगता है कि 105 तक शायद क्रूड के दाम जा सकते हैं और करेक्शन में 90 के करीब आके रुक सकते हैं। हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में भी, यानी कि आने वाले 6 महीने में हम $80 के नीचे क्रूड को देख पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा डैमेज बाकी के अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हुआ है। तो मेरी
हम जो इन्वेस्टर्स को यही कह रहे हैं कि $95 मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। $95 के बेसिस पे करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट हो चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट हो चुका है, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रख दी है। तो मुझे लगता है कि $95 के आसपास या 100 से लेकर जब तक 95 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है तब तक हमें कोई बड़ी मार्केट में दुर्घटना देखने नहीं मिलेगी। बट अगर ये शायद पकड़ लेते हैं कि अगर $105 के ऊपर भी अगर ट्रेड करने लगता है तो थोड़ा थोड़ा उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम तभी होगा जब क्रूड किसी रीजन से $120 को क्रॉस करे, तो वो मुझे नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, हम हमारे इन्वेस्टर को कहते हैं कि विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू आप इसमें खरीदारी करने की सोचे। और यस, क्रूड के दामों को ही ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखें। कच्चे तेल की कीमतें 90 से $105 का जो एक लेवल श्रीकांत सर ने बताया, इसके बीच रहने की उम्मीद है। और अगर इसके बीच रहता है तो बाजार काफ़ी हद तक कंफर्टेबल भी रहेगा। हाँ, अगर 120 तक गया तो फिर 22,000 के आसपास का लेवल टूट सकता है, उसकी संभावनाएं काफ़ी कम लगती हैं। 22,000 कभी निफ्टी तोड़ता दिखाई नहीं देता दिखाई दे रहा है, ये मानना है श्रीकांत सर का। सर आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट जो है कुछ एक सेक्टर्स पे बातचीत कर लेते हैं। और क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं अभी के लिहाज से? हमने देखे क्या जो भी हाल के तिमाही नतीजे रहे, तिमाही नतीजे सर अच्छे रहे, काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन चिंताएं जो है वो अगले क्वार्टर को लेके ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो युद्ध चला उसका असर जो है वो अगली तिमाही में देखने को मिलेगा। तो लास्ट क्वार्टर के आधार पे स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए या अगले क्वार्टर के रिजल्ट खराब रहेंगे उसके आधार पे, और कहाँ कहाँ ज़्यादा खराब रह सकते हैं उसके आधार पे प्लानिंग करनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं सर अभी? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि Q4 के जो नतीजे थे वो इनफैक्ट देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बेटर ही रहे। बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे। कमेंट्री अच्छी थी। कई सारे सेक्टर्स ने अच्छा काम किया है, स्पेशली कमोडिटी सेक्टर ने काफी अच्छा काम किया है। बट मुझे लगता है कि यस, दिक्कतें जो है वो वॉर से रिलेटेड है, क्रूड के दामों से रिलेटेड है, जिसकी वजह से कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, फ्यूल के दाम बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि Q1 के नतीजों के ऊपर भी मार्केट का बिल्कुल ध्यान रहेगा। बट एट द सेम टाइम हमें क्या लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में देखिए, अब अगर आप Q1 तक शायद अगर Q1 को अगर कंसिडर करने जाएंगे और क्रूड के दाम अगर इन्हीं लेवल्स पर रहेंगे $95-100 के आसपास, तो हमें Q2 भी खतरे में आते हुए दिखने लगेगा। क्योंकि अभी जो प्राइस हाइक हुई है वो मैं कहता हूँ कि अभी भी एक लिमिट में हमें प्राइस हाइक ऑयल प्राइसेस में देखने मिली है। हमें लगता है कि क्रूड के दाम अगर इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन रहेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो ये क्रूड के जो फ्यूल हाइक है जो इंडिया में हुई है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट और भी अर्निंग्स पे आ सकता है या कंजम्पशन पे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि Q1 या Q2 आप दोनों कंसिडर कर लीजिए कि दोनों में थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। बट इन्हीं को देख के अगर हम मार्केट की स्ट्रैटेजी बनाने बैठेंगे तो उसमें काफी वक्त लग जाएगा। तो ऐसे केस में जो भी करेक्शन आ रहा है उस करेक्शन में आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, बॉटम अप अप्रोच रखिए इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। तो एक ब्रॉड व्यू कंसिडर करने से बेटर है कि जहां पे भी आपको वैल्यू नजर आ रही है वहां पे आप इन्वेस्ट करके इस पर्टिकुलर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक सर, अब जरा फटाफट का उन सेक्टर्स, कुछ एक सेक्टर्स लेते हैं सर, समय थोड़ा सा कम है, तो उन सेक्टर्स पे आपके पसंदीदा अगर कोई शेयर हो तो अवश्य बताइएगा। शुरुआत बैंकों से ही करना चाहेंगे क्योंकि शुक्रवार का जो सब बीता सत्र रहा वो बैंकिंग और ऑटो सैलरीज और जितने भी ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से महत्वपूर्ण दिन था। आरबीआई की पॉलिसी थी। आप कैसे देख रहे हैं सर बैंकों को लेकर के अभी व्यू क्या है? क्योंकि बहुत लोगों का मानना ये है कि अभी आगे चल करके प्रेशर बढ़ेगा, आप का भी ये मानना है क्या? तो देखिए, अभी कैसा है ना कि बैंक स्टॉक्स काफी रिजनेबली वैल्यूड है, यानी कि इन लेवल्स पे मैं तो कहूंगा कि अट्रैक्टिव है। अगर आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा ना कि इनिशियली क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स और लेंडिंग और बोरोइंग का जो स्प्रेड होता है वो बढ़ जाता है, जिसका बेनिफिट बैंकों को मिलता है। तो इनिशियली तो हम ऑलवेज जो लार्ज कैप बैंक्स होते हैं उनमें एक अच्छा इजाफा देखते हैं। तो अक्टूबर से तो रेट हाइक एक्सपेक्टेड है मार्केट में। अगर कुछ और दिक्कतें बढ़ जाती है तो शायद अगस्त की पॉलिसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ से रेट
कट तो होने वाला नहीं है, रेट स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन रेट बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। तो आप ये पकड़ लीजिए कि शायद रेट बढ़ सकते हैं 25 से 50 बेसिस पॉइंट मिनिमम बढ़ सकते हैं। और FY27 में अगर आप कंसीडर करें, यानी कि टुवर्ड्स दी एंड, शायद ये 100 बेसिस पॉइंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये ट्रेंड रहा तो जितने भी लार्ज कैप बैंक है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें लगता है कि यहाँ से अपसाइड देखने मिलेगी, ना ही डाउन साइड। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि इनमें इन्वेस्टमेंट करके चलें। NBFCs में भी इनिशियली थोड़ा सा सॉफ्टर ट्रेंड रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि कई सारे स्टॉक्स जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बैंकों में सर नाम एक बार फिर से दोहरा देंगे? ICICI बैंक, HDFC बैंक और कौन से बैंक आपने बताया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो है बैंकिंग स्टॉक्स जो है दिग्गजों पर ही भरोसा कर रहे हैं अभी श्रीकांत सर, वहीं पर आप जो है दांव लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी स्ट्रेटजी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, बैंकों से आगे बढ़ करके और NBFC से आगे बढ़ते हुए सर एक सेक्टर्स जो कि अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है और लगातार आपसे बात भी हम कर रहे हैं जब भी आप आते हैं, वो है डिफेंस। काफ़ी लोग वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठाने लगे हैं और पहले से उठते रहे हैं, लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर में रैली ये थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, कुछ एक जो PSUs है जैसे HL है, BL जैसे शेयर, वो थोड़े से थकावट में अब दिखाई दे रहे हैं काफ़ी चलने के बाद। लेकिन अभी क्या लगता है सर, क्योंकि यहाँ पे चर्चाएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, खबरें ख़त्म नहीं हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट बना है वॉर का, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि क्रूड के दाम बढ़ गए और उसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में आप देखेंगे तो थोड़ी और बढ़त हो सकती है, यानी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। कभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट कैपेक्स के ऊपर आता है, और अगर कैपेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आना है तो नेचुरली ये जो दो सेक्टर है जैसे कि रेलवे और डिफेंस, इन दोनों के लिए क्या होता है कि जो कैपेक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, और इसी वजह से हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे टॉप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में भी करेक्शन आते हुए देखा है। तो मैं यही कहूंगा हमारे इन्वेस्टर को, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, मैं उनको यही कहूंगा कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का इस बार आप GDP में देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस बढ़ा है, हमें लगता है कि ये फोकस जारी रहेगा। और टैरिफ की भी दिक्कतें आई थी, तो हमें एक बात की पता चली है कि हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी फोकस करके इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको डिफेंस और रेलवे दोनों में देखने मिलेगा। लेकिन करंट लेवल्स पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शायद यहां से 10% का और भी करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आप यहां से एक लंबी अवधि का नजरिया रखते हो, मोर देन 1 ईयर, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, तो आपको डेफिनेटली यहां से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जो भी टॉप कंपनीज है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है या RVNL है, आप इनमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपके रिटर्न्स आपको इवेंचुअली अच्छे देखने मिल सकते हैं। आपने चूंकि डिफेंस के साथ साथ रेलवे की भी बात की है, तो एक सवाल ये है सर कि जैसे आपने कहा कि 1-1.5 साल का नज़रिया रखना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे डिफेंस में तो चलिए अच्छे रिटर्न बने हैं लोगों के, रेलवे सर 2 साल हो गए और हमारे पास तो चूँकि डेली के कॉलर शो वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि अब लोगों का पेशेंस भी जवाब दे रहा है, कह रहे हैं कि अब बताइए अब क्या लॉस बुक करना सही है कि नहीं सही है। तो लोगों के अंदर अब धैर्य जवाब दे रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए सर? जो पुराने निवेशक हैं वो भी, और जो नए आपको सुनने के बाद अगर 1 साल के नज़रिए के साथ से पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के लिए एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूँगा, अवश्य करें आप। नहीं, देखिए, वैसे रेलवे में भी काफ़ी हमारा पेशेंस टेस्ट हो चुका है, और बट सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक रेलवे स्टॉक में करेक्शन जो आया है वो 50 से 60% आया है। और जब भी 50 से 60%, 70% का करेक्शन आता है, और अगर PSU स्टॉक्स हो स्पेशली, तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि वहां पे थोड़ी सी बॉटमिंग फॉर्मेशन बनने की शुरुआत होती है। अब क्या होगा कि यहां से, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में वापस मार्केट थोड़ा सा रेलवे बजट के ऊपर फोकस करने लगेगा। वैसे रेलवे बजट आजकल अलग से आता नहीं है, लेकिन कैपेक्स के बारे में या सेक्टर के बारे में कुछ एक नई सोच बनती जाएगी। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे
थोड़ा और शायद मार्केट में जो वॉर से रिलेटेड दिक्कत है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है ना, वहां पे क्या होता है कि थोड़ी बुकिंग या थोड़ी सेलिंग आती है फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टर्स। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप 6 से 8 महीने का अगर आप इंतजार करते हो, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने में यहाँ से अपसाइड एक्टिविटी हमें रेलवे स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इवेंचुअली रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो लोग 2 साल से धैर्य रख रहे हैं, 1.5 साल से, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आपके निकलते ही फिर रिकवरी आ जाए, जो कि लोगों की अक्सर शिकायत रहती है। अच्छा सर, ये अभी एक और थीम जो जिसने मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो है कैपिटल मार्केट थीम। ये मतलब आप बीएससी उठा लीजिए, एमसीएक्स उठा लीजिए, ग्रो उठा लीजिए, सम्मान कैपिटल, मतलब नए नए नाम भी आ रहे हैं और जो एक्सचेंजेस हैं हमारे वो भी अच्छा कर रहे हैं। जितने भी आप देखिए जो लिस्टेड कंपनियां हैं इस कारोबार से जुड़ी, अच्छे रिटर्न दिए हैं। अभी क्या लग रहा है सर, और ये थीम क्या अभी आगे चलती हुई दिखाई देगी? और आपके कुछ पसंदीदा शेयर हैं क्या इस थीम को लेकर के? आप लोगों का व्यू क्या है सर इसका, इस पर? वैसे अगर करंट लेवल से देखें तो ये थीम थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ कई सारे स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा उसमें वक्त लगता है। लेकिन ये सेक्टर के ऊपर जो हमारी राय ये है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो आप कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि 2 से 3 साल में हमारा मार्केट और भी रोबस्ट हो जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे, रिफॉर्म्स आएंगे और बहुत सारी कंपनियां लिस्टिंग में आएंगी। जैसे अभी हमने शॉर्टली सुना है कि एनएससी का आईपीओ आएगा। तो ऐसे बड़े बड़े आईपीओ जब भी मार्केट में आते हैं, उसके बाद मार्केट की जो ब्रेथ होती है वो और स्ट्रांग होती है, नए इन्वेस्टर्स और आते हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल आप इनमें निवेश करके चले, लेकिन थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखें। आप काफी सिलेक्टिव रहे। जैसे अगर आपको पकड़ लीजिए कि अगर आप एएमसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप वहां पे एचडीएफसी एएमसी या दिग्गज कंपनीज है वैसे उनमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंजल वन है या तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के भी जो शेयर्स है वो काफी चले हुए हैं। बट करेक्शन में आप इन्हें खरीदने की स्ट्रैटेजी बनाइए, ना कि आपको हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट पे जाके उससे खरीदना है। अगर आप करेक्शंस में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट होते हुए आपको देखेगा। तो एचडीएफसी, एएमसी, एंजल वन, बीएससी, और कोई नाम लिए सर आपने? इसके अलावा हमें ग्रो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ग्रो, ओके सर। ग्रो में सर काफ़ी मतलब बहुत चर्चाओं में रहता है ये, मतलब इतने लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वो सवाल देख के ऐसा लगता है। तो ये अब चूंकि चला भी अच्छा, 200 के पार भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया, फिर नीचे आया, फिर हमने फ्राइडे के सेशन में 200 के नज़दीक जाते देखा। तो स्ट्रेटजी क्या रखें सर, मतलब क्या टारगेट रखें, क्या मतलब सोच के रखें कि साल भर का नज़रिया लेके रखें, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, साल भर में तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो 220 230 अपसाइड में मैक्सिमम दिखा सकता है। डाउनसाइड में भी हमें लगता है डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है 180 के आसपास। और ये मार्केट अगर आप देखें विपुल जी, तो ये मार्केट मैच्योर्ड मार्केट है। तो मैच्योर्ड मार्केट में क्या होता है, जहां पे भी ग्रोथ होता है, जहां पे भी क्लियरली वैल्यू दिखती है, वहां पे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो इसी वजह से स्प्रेड कम हो चुका है। लेकिन अगर मैं ग्रो के ओवरऑल नंबर्स को देखूं और आने वाले सालों का प्रोजेक्शन करूं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफी अच्छी स्टोरी हो सकती है कैपिटल मार्केट्स में। और आपको निवेश करना है विथ अ व्यू ऑफ मोर देन 1 ईयर, तभी जाके मुझे अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। लेकिन कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन, ये वॉर की वजह से या क्रूड के दामों की वजह से, तो बिल्कुल आप इन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये बात निकल के आई। अब सर अगली थीम को लेकर के पावर है। पावर के बारे में गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। अब ये बताइए कि पावर को लेकर के सर, चूँकि बहुत बड़ा सेक्टर है, मैं चाहूँगा कुछ अगर नाम आप ले सकें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियाँ अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ अलग हैं, इनको फाइनेंस करने वाली कंपनियाँ अलग हैं। तो वहाँ पे कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी एक अलग सेक्टर बन गया अपने आप में ही। तो वहाँ पे अगर फोकस करना हो या 4-5 नाम निकालने हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा सेक्टर है। आपके कोई पसंदीदा शेयर हैं क्या? और पीएसयूज़ में जान कब आएगी? जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन, इरेडा जैसे नाम जो 2 साल पहले काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, वो पे अभी तक लोगों के भाव नहीं आए कई शेयरों में।
बिल्कुल। तो देखिए पर कैपिटा पावर कंजम्पशन तो बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम डेटा सेंटर के बिजनेस को भी अगर यहाँ से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें लगता है कि हमें पावर का रिक्वायरमेंट और बढ़ते हुए दिखेगा। इसका बेनिफिट डेफिनेटली कंपनीज को देखने मिलेगा, लेकिन करंट कैपेसिटीज और करंट ओवरऑल बोरोइंग्स के बेसिस पे अगर हम कंपनीज के वैल्यूएशंस को देखें, तो कई सारी कंपनीज अपने फेयर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि एनटीपीसी, टाटा पावर की अगर मैं बात करूं या अदानी पावर की भी बात कर लूं, तो सभी अपने फेयर वैल्यूज के इनफैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगेन बात यही है कि बावजूद कि काफी क्लियर स्टोरी समझ में आ रही है कि इसका बेनिफिट पावर सेक्टर को मिलेगा, ये स्टॉक इसी वजह से नहीं चल रहा है क्योंकि अभी वैल्यूएशंस में महंगे हैं। बट अगर कोई करेक्शन अगर आता है, या तो अगर आपको इनमें एसआईपी अगर करनी है, इनके ईटीएफ्स में एसआईपी करनी है या इनके म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, मुझे लगता है वो अच्छा विकल्प रहेगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स देखने हैं तो मुझे लगता है गिने चुने 3 या 4 स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाए, क्योंकि सेक्टर काफी बड़ा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन आपको पोजीशन अगर बनानी है तो हमें लगता है कि एनटीपीसी हमें अच्छा लग रहा है, जहां पे हमें लगता है कि अपसाइड आने वाले 1 साल के बाद और अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। बीएचईएल एक अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे सुजलॉन भी हमें अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें लगता है कि इसमें शायद 65 या 70 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकली हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। एनटीपीसी, बीएचईएल, सुजलॉन जैसे शेयरों पर रखे नज़र। अब चूंकि सर समय हो गया है समाप्त, 2 सवाल आखिरी के। एक तो ये कि अभी कोई ऐसा सेक्टर है जिस पे आप की कंपनी, आपका राय हो कि उस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अब हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएं? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर, और फिर हर बार की तरह हमारी जो आज का थीम है, जो बीजी है, उस पर आपसे प्रश्न का उत्तर लेंगे सर। तो देखिए, अगर किसी सेक्टर पे फोकस करना है तो देखो, ये मार्केट में जो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है वो बीएफएसआई ही है। देखिए, हम बार बार यही बात करते हैं कि बीएफएसआई, लेकिन आप पिछले 2 साल से या पिछले 6 महीने से भी देखेंगे तो यही सेक्टर में से हमें कुछ विनर्स देखने मिलते हैं, और बाकी सेक्टर्स में हमें लगता है कि काफी मिक्स ट्रेंड हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे लार्ज कैप कंपनीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है, उनमें खरीदना चाहिए। बीएफएसआई के बाद अगर मुझे किसी सेक्टर पे फोकस करना है तो हमें लगता है वैसे ऑटो सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन एल नीनो का इफेक्ट सामने हमें दिखाई दे रहा है। अगर बारिश का इंपैक्ट अगर और बढ़ता है तो थोड़े ऑटो कंपनीज में करेक्शन और देखने मिलेगा, बट ये करेक्शन हमें लगता है कि फॉर द टाइम बिंग रहेगा। एक बार एल नीनो का इफेक्ट, एक बार वो मॉनसून का खतरे का जो इम्पैक्ट है वो एक बार मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद हमें लगता है कि वापस मार्केट नॉर्मल सी में आ सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा या टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज पे हमें ध्यान देना जरूरी है। और इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स के ऊपर तो हमने बात कर ली है, वहां पे भी हमें लगता है सिलेक्टिव स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चले। आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि थोड़ा मिक्स ट्रेंड हमें देखने मिलेगा, लेकिन ऐसे लगता है कि इनमें एक जो पैनिक आना चाहिए था वो पैनिक आ चुका है। अब यहाँ पे आप सिलेक्टिवली बाय कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लंबी अवधि का भी नजरिया ना रखें, क्योंकि आने वाला क्वार्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आईटी के लिए। तो मुझे लगता है कि विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स हम इन्फोसिस और कोफोर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक सर, लास्ट सवाल सर, तो ये बताइए कि ये जो फैसले हुए सरकार की तरफ से, कोशिशें हो रही हैं, ये जो हमारी थीम है एफआईज क्या अब लौटेंगे, तो ये बताइए अब लौटेंगे एफआईज, जो हमारा ये सवाल है, क्या कहना है आपका इस पर, और क्या रणनीति अब होनी चाहिए? क्योंकि बिकवाली सर के नंबर, सेलिंग के नंबर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं सर अब। तो देखिए, वैल्यूएशंस के बेसिस पे अगर मार्केट में अगर और करेक्शन अगर आ जाता है, पकड़ लीजिए कि हम शायद 22,500 तक चले जाते हैं, तो एफआईएस, मुझे लगता है एफआईएस के लिए काफी अट्रैक्टिव मार्केट हो जाएगा, क्योंकि करेंसी जो है वो अपनी कंट्रोल में आ रही है। अभी करेंसी में हमें वो वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है जो वीकनेस कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले दिखाई दे रहा था। अभी वो ट्रेंड नहीं लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब तक हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में कोई स्टोरी डेवलप नहीं होती है एआई से रिलेटेड या किसी और पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, जब तक कोई स्टोरी डेवलप नहीं होगी तब तक एफआईएस नहीं आएंगे, क्योंकि एफआईएस को
एक लंबी स्टोरी का इंतजार होता है। जैसे अभी वो देख रहे हैं कि कोरियन मार्केट्स में या ब्राजील के मार्केट्स में एआई की स्टोरी बहुत जोर से चल रही है, उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत ही जबरदस्त है आने वाले 6-8 महीने के लिए। और इसी वजह से डिस्पाइट कि वहां पे वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुके हैं, वो वैल्यूएशंस को अर्निंग्स के बेसिस पे देख रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि यहाँ फिर भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो वैसी कुछ स्टोरीज अगर इंडिया में अगर डेवलप होती है, अगर हम पकड़ लेते हैं कि एलटीसीजी पे भी अगर शायद टैक्स कम होता है तो उसका बेनिफिट बहुत ही बड़ा एफआईएस को मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा बदल सकते हैं। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि एफआईएस इमीडिएट बेसिस पे लौटना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल कि उनके लिए कोई यहाँ पे फंडामेंटल स्टोरी क्रिएट हो। ठीक सर। सर बातें तो बहुत सारी थी लेकिन समय की कमी है और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर और आपके साथ बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपको भी बहुत सारे धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो चलिए